उत्तराखंड को अस्तित्व में आए 21 साल हुए पूरे। देहरादून में मनाया जा रहा है राज्य स्थापना दिवस। कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी समेत तमाम बड़े नेता हैं मौजूद। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने किया खुलासा। नवाब मलिक का अंडरवर्ल्ड से बताया रिश्ता। नवाब मलिक ने भी देवेंद्र फडणवीस के आरोपों पर किया पलटवार। मुजफ्फरनगर के आश्रम में हवन पूजा कर पूरे परिवार ने हिंदू धर्म में की वापसी। 18 साल पहले डर से कबूला था इस्लाम। कोविड नियंत्रण को लेकर सीएम योगी ने की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। सीएम ने सभी डीएम को दिए निर्देश। नवंबर महीने के अंत तक हर व्यक्ति को लग जाए पहली डोज। एनसीबी ने फिर खोला नवाब मलिक के दामाद से जुड़ा ड्रग्स केस। समीर खान को पूछताछ के लिए बुलाया गया एनसीबी दफ्तर। 2 लोगों को पूछताछ के लिए किया गया है तलब। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड विशेष और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। तो उत्तर प्रदेश से अलग हुए उत्तराखंड को 21 साल पूरे हो गए हैं और 21 साल पूरे होने के मौके पर उत्तराखंड आज अपना राज्य स्थापना दिवस मना रहा है। ऐसे में उत्तराखंड महोत्सव पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से रूबरू होते हुए सभी को राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही इस साल से हर साल राज्य स्थापना दिवस पर उत्तराखंड महोत्सव के आयोजन का भी उन्होंने निर्णय लिया, जिसमें ग्राम सभा स्तर तक लोगों की भी भागीदारी सुनिश्चित किए जाने का प्रयास रहेगा। साथ ही राज्य स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट कार्य करने वाले 5 व्यक्तियों को उत्तराखंड गौरव से सम्मानित किए जाने की योजना है। उत्तराखंड स्थापना दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने राज्य निर्माण के सभी अमर शहीदों और आंदोलनकारियों और देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर जवानों को श्रद्धा पूर्वक नमन कर हाल ही में प्रदेश में आई आपदा में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति संवेदना प्रकट की है। मौके पर मुख्यमंत्री ने राज्य निर्माण के साथ औद्योगिक उत्तराखंड की मजबूत नींव रखने वाले पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी राज्य की जनता की ओर से नमन किया है। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने संदेश में कहा कि प्रदेश की महान जनता के आशीर्वाद, सरकार की मजबूत इच्छा शक्ति, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के उत्तराखंड के प्रति विशेष लगाव और केंद्र सरकार के सहयोग से उत्तराखंड तेजी से विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य में बहुत से ऐसे काम हुए हैं जो कि पहले मुमकिन नहीं लग रहे थे। पिछले 5 सालों में केंद्र सरकार द्वारा 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाएं प्रदेश के लिए स्वीकृत की गई। इनमें बहुत सी परियोजनाओं पर काम हो गया है या काम तेजी से चल रहा है। 16,216 करोड़ रुपए की ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना पर तेजी से काम चल रहा है। परियोजना को 2024 से 25 तक पूरा कर लिया जाएगा। ये लोग मैं आप सभी लोगों को राज्य स्थापना दिवस की बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और इस बार हम लोगों ने तय किया है कि राज्य स्थापना दिवस पूरे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और ग्राम सभा स्तर तक के लोग इस राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर इस स्थापना दिवस में सम्मिलित हों, कहीं न कहीं उनका भी इसमें भागीदारी सुनिश्चित हो। हमने सब प्रयास किए और साथ में हमने उत्तराखंड गौरव ऐसा करके एक नाम से 5 जो विशिष्ट क्षेत्रों में जो काम करने वाले लोग हैं जिन्होंने अपने उत्कृष्ट कार्य किए हैं, उन सभी को हम सम्मानित करने का इस वर्ष से उसका एक नया काम शुरू कर रहे हैं। और साथ ही 21 वर्षों में लगातार जो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उत्तराखंड राज्य बनाया था जब प्रधानमंत्री थे, 21 वर्षों की यात्रा लगातार मैं कहूँगा कि जो समस्याएं जिस प्रकार का एक परिवेश
उत्तर प्रदेश के समय में होता था, क्योंकि वो बड़ी इकाई थी और बड़ी इकाई के रूप में इन क्षेत्रों में बहुत सारी जगह पर जो सीधे देख रहे हैं यूनिवर्सिटी, आज सड़कों के क्षेत्र में देखें, स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखें, आप शिक्षा के क्षेत्र में देखें, ऊर्जा के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में आगे बढ़ा है काम काफी तेजी से। बहरहाल अब राष्ट्रीय फलक पर उत्तराखंड अपनी पहचान बनाने में कामयाब रहा है। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में साल 2018 में उत्तराखंड 10वें स्थान पर था, लेकिन अब उत्तराखंड का स्थान तीसरे नंबर पर हो गया है। ऊर्जा और कानून व्यवस्था संबंधी इंडेक्स में उत्तराखंड राज्य पहले स्थान पर है। अभी बहुत सारे काम हमको आगे करने हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी केदारनाथ में उत्तराखंड के लिए जो एक दशक, ये 20 से 30 का दशक, उन्होंने कहा है कि ये उत्तराखंड का दशक होगा, जिसमें कि पूरा हिंदुस्तान, पूरी दुनिया उत्तराखंड की तरफ देखेगी। तो उसके लिए हम लोग वचनबद्ध हैं, संकल्पबद्ध हैं, और साथ ही साथ हम 2025 में जब हमारा राज्य 25 वर्ष का होगा, तो 25 वर्ष का राज्य जिस पर हम रजत जयंती वर्ष मना रहे होंगे, उस समय हिंदुस्तान का हम आदर्श राज्य बने, हमारा राज्य आदर्श क्षेत्र बने, आदर्श स्थिति में आए। उसके लिए हम लोग पूरी तरह से अपने प्राणों प्राण से काम कर रहे हैं। पूरी सरकार काम कर रही है, हमारे सभी संगठन के लोग काम कर रहे हैं। और जो मोदी जी ने यहाँ के लिए विजन देखा है कि यहाँ के युवा, यहाँ का युवा प्रदेश सब मिलकर इसको एक आदर्श स्थिति में पहुंचाएंगे, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। सर, अगले 10 सालों की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मुताबिक 2025 तक जब उत्तराखंड अपनी स्थापना का रजत जयंती वर्ष मना रहा होगा, तब हम उसे देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए संकल्पबद्ध है। और इसके लिए हम विकल्प रहित संकल्प के मंत्र को ध्यान में रखकर दिन रात काम कर रहे हैं, जिसके जरिए हम अंत्योदय के अपने अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे और उत्तराखंड को सच्चे अर्थों में देवभूमि बना सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। उत्तराखंड विशेष में उत्तराखंड की तमाम खबरें आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले रुख उत्तर प्रदेश का कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शाहजहांपुर में रैली को संबोधित कर रहे हैं। बिटिया से पूछा, मैंने कहा अब तो भय नहीं लगता है। उसने कहा साहब भय कैसे, अब तो हमारी सरकार है और गुंडों को जहां जाना था वहां चले गए हैं। याद रखना, जिन लोगों ने प्रदेश की राजनीति का अपराधीकरण किया था और अपराधियों का राजनीतिकरण किया था, इन लोगों के पास जब सत्ता आई थी, सत्ता का तो राजनीति का इन्होंने अपराधीकरण किया ही, लेकिन भाइयों बहनों, इन्होंने प्रदेश के विकास को बाधित किया। अपने स्वयं के परिवार का भला किया, प्रदेश की संपत्ति को लुटा करके विदेशों में पैसा जमा किया। लेकिन हमारी सरकार ने कहा कि नहीं, अपराध और अपराधियों के प्रति तो जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम करेंगे ही, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ भी उसी कठोरता के साथ निपटने का कार्य भी करेंगे। और इसीलिए आप देख रहे होंगे अवैध संपत्ति बनाने वालों की संपत्तियों को जब्त की जा रही है। 1800 करोड़ रुपए की अब तक की संपत्ति हम जब्त कर चुके हैं। और साथ साथ जिन माफियाओं ने निर्दोषों की संपत्ति पर अपनी हवेलियां खड़ी कर दी थी, आज उन पर प्रदेश सरकार को बुलडोजर जब चलता है और संपत्ति पर गरीबों की आवाज बनने प्रारंभ होते हैं, तो पता लगता है कि फिर वास्तव में ये अवैध संपत्ति अर्जित करना बेकार था। भाइयों बहनों, आज विकास के प्रत्येक क्षेत्र में आप देख रहे होंगे कार्य हो रहा है। अभी मैं इससे पहले कटरा, जलालाबाद और तिलहर विधानसभा क्षेत्र की परियोजना को शिलान्यास कर रहा था। अभी शाहजहांपुर में हूं, यानी दोनों को मिलाकर के 500 करोड़ रुपए की परियोजनाएं अकेले शाहजहांपुर में, शाहजहांपुर जनपद के अंदर। मेडिकल कॉलेज, कभी सोचता था कोई यहां का व्यक्ति मेडिकल कॉलेज बनेगा, लेकिन आज मेडिकल कॉलेज शाहजहांपुर में बन गया है। इस सत्र में वहां प्रवेश भी प्रारंभ हो रहे हैं। मेडिकल कॉलेज विशेषज्ञ स्वास्थ्य सुविधा का एक आधार है।
तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बदायूं और शाहजहांपुर के दौरे पर हैं, जहां पहले बदायूं में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया, तमाम परियोजनाओं का शिलान्यास किया। वहीं शाहजहांपुर में भी तमाम परियोजनाओं का शिलान्यास करते हुए फिलहाल वे इस वक्त एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आगे अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल वापस से उत्तराखंड का रुख कर लेते हैं। चूंकि उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आज 21वें राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर जिलाध्यक्ष कांग्रेस वीरेंद्र रावत के नेतृत्व में कर्णप्रयाग पचपुलिया से रामलीला मैदान गोचर तक पदयात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। रामलीला मैदान गोचर में उत्तराखंड आंदोलन के बलिदानियों की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष वीरेंद्र रावत ने बताया कि प्रदेश कांग्रेस संगठन के आगमन पर पूरे जिले में पदयात्रा निकाली गई। साथ ही उत्तराखंड आंदोलन में बलिदान हुए आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि भी दी गई। बहुत ही सम्मानित जिन्होंने की कोरोना काल में पीएम किया। सबसे पहले तो मैं आपके जितने चैनल को देखने वाले दर्शकों को जो है उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं और नमन और याद करना चाहता हूं उन शहीदों को भी जिन्होंने राज्य आंदोलन बनाने में अपनी शहादत दी। आज जो पदयात्रा का जो मकसद था उसका यही मकसद था कि हम अपने शहीदों को भी याद करें और एक जन जागरण था कि 21 साल में उत्तराखंड ने क्या पाया क्या खोया, इसी को लेकर के हम लोगों ने आज पदयात्रा कर्णप्रयाग से गोचर के अंदर निकाली और पूरे जनपद के ब्लॉक मुख्यालय पर और जो है गोपेश्वर में पदयात्राएं निकाली। देखिए, आज हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आज हम लोगों ने उत्तराखंड के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए कर्णप्रयाग से लेकर के गौचर तक पदयात्रा निकाली और शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम सब लोग अपने प्रदेश की स्थापना का 21वीं वर्षगांठ यहाँ पर मनाने जा रहे हैं और निश्चित तौर पर हम कांग्रेस जन इस बात को लेकर बड़े क्षुब्ध भी हैं कि इन 21 वर्षों में अधिकांश समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारे प्रदेशवासियों को केवल छलने का काम किया है। आज स्थायी राजधानी गैरसैंण के नाम पर हमारे लोगों को छलने का काम किया है। चमोली में जहां उत्तराखंड स्थापना दिवस के मौके पर बलिदानियों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए, तो वहीं मसूरी में राज्य स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर उत्तराखंड पर्यटन एवं तीर्थाटन संरक्षण समिति के तत्वाधान में मसूरी के शहीद स्थल पर धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ ढोल दमाऊ का भव्य आयोजन हुआ। इस मौके पर लोक कलाकार गीतकार ने अपनी प्रस्तुति देकर सभी मौजूद श्रोताओं के मन को मोह लिया। इस मौके पर रुद्र महायज्ञ एवं शांति पाठ का कार्यक्रम भी संपन्न कराया गया और मां सुरकुंडा देवी की डोली को भी प्रदर्शित किया गया, जिसमें भक्तजनों ने मां सुरकुंडा का आशीर्वाद लिया। मसूरी में पर्यटकों ने भी लोक संस्कृति के साथ गढ़वाली और कुमाऊनी गीतों का जमकर लुत्फ उठाया। वहीं कमल भंडारी ने कहा कि समिति द्वारा स्थापना दिवस को सीमित संसाधनों के बाद भी मनाया जा रहा है, लेकिन नगर पालिका प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से उनको किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं मिल पाया। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता के स्थापना दिवस को लेकर अनुदान की मांग की गई थी, लेकिन पालिका अध्यक्ष द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि आज उनको बहुत दुख है कि पालिका प्रशासन के पास उत्तराखंड की राज्य स्थापना दिवस मनाने के लिए फंड नहीं है, जबकि पालिका द्वारा बड़े भ्रष्टाचार को अंजाम देकर बेवजह के काम कराए जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। मोदी सरकार द्वारा 8 नवंबर 2016 की रात के 8 बजे नोटबंदी करने का ऐलान किया गया था, जिसे दिनेशपुर में विपक्षी पार्टियों ने काले दिवस के रूप में मनाया। इस मौके पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के तमाम नेता मौजूद रहे और इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री ममता हालदार ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा नोटबंदी जैसी आत्मघाती फैसला देश की जनता के ऊपर थोपने का काम किया गया, जिसका परिणाम देश की जनता आज भी भुगत रही है। लोग नोटबंदी की मार से उबर नहीं पाए हैं कि जीएसटी लगा दी, जिससे गरीबों की कमर और भी टूट गई और मध्यम वर्गीय लोग गरीबी रेखा के नीचे आ गए और जो लोग गरीब थे वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गए। मोदी सरकार ने कहा था कि नोटबंदी के बाद सपनों का भारत दिखेगा और रोजगार बढ़ेगा, विदेशों से काला धन आएगा, हर किसी के खाते में 15-15 लाख आएगा। साथ ही पेट्रोल डीजल के दाम 30 रुपए के आसपास हो जाएंगे, लेकिन वास्तविकता में लाखों लोग बेरोजगार हो गए और पेट्रोल डीजल की कीमत
100 बार हो गई है, 100 के पार पहुंच चुकी है। आगे उन्होंने कहा कि मोदी सरकार द्वारा तमाम झूठे वादे दिखाकर जनता को गुमराह करने का काम किया गया। तो वहीं पर यूथ कांग्रेसी नेता किशोर हल्दार ने कहा कि नोटबंदी से लाखों लोग बेरोजगार हो गए हैं, लाइन में खड़े सैकड़ों लोग मर गए। आखिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? जनता आज महंगाई से त्रस्त है। सिलेंडर महंगा होने से महिलाओं की रसोई का बजट बिगड़ गया है। डीजल महंगा होने से हर एक वस्तु के दाम बढ़ गए हैं। किसान आत्महत्या करने को मजबूर है। आखिर मोदी जी कब आप जनता की आवाज सुनेंगे? विपक्ष ने जमकर मोदी सरकार पर हमला बोला। दूसरे दिन ये सुनने में आया था मोदी सरकार ने एक आत्मघाती फैसला लिया कि 500 और 1000 रुपए के नोट आज रात 12 बजे से पूर्णतया बंद हो जाएंगे। इस फैसले से कई लोगों को बर्बाद कर दिया। आज 5 साल जरूर हो गए हैं, लेकिन नोटबंदी का जो पीड़ा है लोगों के जहन में वो अभी भी जीवित है। जब लोगों के घर में उनकी बेटी की शादी थी और उनके पास नोट नहीं हुआ करता था, वो रोते थे, बिलखते थे। कई माँ बाप ने फांसी के फंदे पर चढ़ के अपनी जान दे दी। आज ही के दिन कई लोग लाइन में लग के मर चुके हैं और बेरोज़गारी बढ़ी है। जबकि इस नोटबंदी को जब लाया गया था तो मोदी जी ने कहा था कि इससे रोज़गार बढ़ेगा और जो काला धन आएगा विदेश से और आतंकवाद ख़त्म होगा। लेकिन उसका उल्टा हुआ है। ना आतंकवाद ख़त्म हुआ है, ना बेरोज़गारी घटी है और ना ही काला धन आया है। उन्होंने कहा था 15-15 लाख हर खाते में आएगा, लेकिन वो नहीं आया। प्रदेश के उच्च शिक्षा सहकारिता प्रोटोकॉल मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने श्रीनगर में 3.5 करोड़ की लागत से बनने वाले शारदानाथ घाट का शिलान्यास किया। श्रीनगर में बनने जा रहे इस घाट को नमामि गंगे के तहत बनाया जाएगा। मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि बनारस और हरिद्वार में बने घाटों की तर्ज पर इस घाट का निर्माण होगा। आगे उन्होंने कहा कि साल 2013 की आपदा में शारदानाथ घाट पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके बाद से ही स्थानीय लोगों की इसके पुनः निर्माण के लिए मांग की जाती रही है। आगे उन्होंने बताया कि भविष्य में श्रीनगर वासियों को 10,000 लीटर मुफ्त पानी को बढ़ाकर 20,000 लीटर किया जाएगा। इस दौरान स्थानीय विधायक और कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने जनसभा को संबोधित भी किया और प्रदेश सरकार के द्वारा किए गए कार्यों को जनता के बीच रखा। उसके बाद लगातार देखिए, मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि लगातार 2013-14 की भीषण आपदा से जो यहाँ का एक पौराणिक सादा घाट था वो जलमग्न हो गया था और लगातार स्थानीय लोगों की और स्थानीय जिन्हें जनप्रतिनिधि थे सभी लोगों की एक मांग थी कि इस घाट को पुनः इसकी स्थापना की जाए। और विकास पुरुष डॉक्टर धन सिंह रावत जी के अथक प्रयासों के बावजूद आज नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत 3.5 करोड़ की लागत से एक ये विकास कार्य का शुभारंभ हुआ है और निश्चित तौर पर ये हम सब के लिए, श्रीनगर शहर के लिए एक ऐतिहासिक सौगात है। पहले तो मैं अपने देश के प्रधानमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि 3.5 करोड़ रुपए की लागत से ये शारदानाथ घाट बनेगा और बहुत स्मार्ट ये घाट बनेगा, बहुत सुंदर बनेगा। जो मुझे गंगा सभा के लोगों ने कहा है उसके अनुरूप हम इसको बना रहे हैं। और मैं कह सकता हूं कि हरिद्वार में जो हम गंगा आरती करते हैं, जो ऋषिकेश में करते हैं, जो हम बनारस में करते हैं, वैसे जो है गंगा आरती श्रीनगर में होती है। दिनेशपुर में अज्ञात कारणों से कक्षा 10 की छात्रा ने दुपट्टे से फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जानकारी के अनुसार मृतका घर में अकेली थी और उसके मां बाप काम पर गए हुए थे। उसी दौरान छात्रा ने इस घटना को अंजाम दिया। घटना के समय छात्रा के छोटे भाई बाहर खेलने गए हुए थे। आसपास के ग्रामीणों ने सूचना देकर पुलिस को मौके पर बुलाया। प्रशिक्षु सीओ सुमित पांडे और थानाध्यक्ष अशोक कुमार की टीम ने मौके पर पहुंचकर छात्रा का शव को कब्जे में लिया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है कि आखिर क्यों आत्महत्या इस छात्रा ने की। जिसमें एक महिला के सुसाइड करने की इंफॉर्मेशन आई थी हमारे पास, तो मौके पे हमने एक महिला अधिकारी और अन्य कर्मचारीगण भेज दिए। महिला अधिकारी द्वारा पंचायतनामा भरा गया और शव को पोस्टमार्टम के लिए हमने रुद्रपुर भेज दिया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही हम पता लगा पाएंगे कि इसका असली।
आगामी 10 नवंबर को हल्द्वानी के मिनी स्टेडियम में आयोजित होने जा रहे राज्य स्तरीय उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस को लेकर कुमाऊं कमिश्नर सुशील कुमार और डीआईजी नीलेश आनंद भंडे के नेतृत्व में जिले के सारे विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की गई, जिसमें कार्यक्रम की रूपरेखा को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। आपको बता दें कि 10 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के मौके पर मंडल स्तरीय समारोह में आपको बता दें कि समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आएंगे। उनके दौरे को लेकर प्रशासन ने तैयारियां जोर शोर से की हैं और ये तैयारियां अभी भी चल रही हैं, अंतिम रूप दिया जा रहा है। तय कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री 10 नवंबर को नैनीताल रोड स्थित सैनिक स्मारक पर बलिदानियों को माल्यार्पण और श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। तो वहीं पर 10 बजे मिनी स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में वे हिस्सा लेंगे, जहां पर जिले के सभी विभागों के विकास कार्यों को लेकर प्रदर्शनी लगाई जाएगी। तो वहीं रोजगार मेले का भी आयोजन होगा। राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर हल्द्वानी के मिनी स्टेडियम में 10 नवंबर को एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का मुख्य अतिथि के रूप में आना प्रस्तावित है। और यह कार्यक्रम राज्य की स्थापना और उसकी उपलब्धियां और जो परिकल्पना है उन सब पर विचार विमर्श होगा और उसमें प्रदर्शित भी किया जाएगा पंडाल्स के माध्यम से, प्रदर्शनी के माध्यम से। 10 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी जो है यहाँ राज्य स्थापना दिवस के कार्यक्रम बड़े बृहद स्तर पे होने जा रहा है, जो मंडलीय स्तर का कार्यक्रम जो है हल्द्वानी में होगा। तो इसमें सभी प्रकार के कार्यक्रम जो है, इसमें स्टॉल्स से लेके रोजगार मेला और तमाम तरीके के जो है कार्यक्रम रखे गए हैं। इसमें 10,000 से ज़्यादा की भीड़ जो है हल्द्वानी में अपेक्षित है। तो इसको लेकर जो है पुलिस ने पूरी जो है प्लानिंग कर रखी है, पार्किंग की, ट्रैफिक की और इवन सुरक्षा को लेकर जो है हम लोग सीसीटीवी कैमरों से, ड्रोन से भी नजर रखेंगे। बात अब करते हैं कुंभ मेले के दौरान फर्जी कोरोना जांच घोटाले से जुड़ी हुई, जहां पर फर्जीवाड़े में एसआईटी टीम ने मुख्य आरोपी मैक्स कोऑपरेटिव सोसाइटी के पार्टनर दोनों पति पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। और हरिद्वार के डीआईजी ने प्रेस वार्ता के जरिए बताया कि कुंभ मेले के दौरान कोरोना की लगभग 1 लाख से अधिक फर्जी जांच की गई थी, जिसमें हरिद्वार कोतवाली में मुकदमा दर्ज करवाया गया था, जिसमें शासन को फर्जी बिल बनाकर भुगतान भी हुआ। इस फर्जीवाड़े प्रकरण में वांछित चल रहे दोनों मुख्य आरोपियों को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। आज प्रेस वार्ता के दौरान डीआईजी हरिद्वार डॉक्टर योगेंद्र रावत ने बताया कि करोड़ों के घोटाले में शरद पंत और मलिका की गिरफ्तारी हो गई है। ये भी आपको बता दें कि पहले भी एक व्यक्ति को गिरफ्तार इस पूरे मसले में किया जा चुका है। इसके अलावा भी 5 लोगों के नाम अभी पुलिस के पास हैं, जिन पर जल्द ही कार्रवाई होगी। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में प्रशासन जुटा हुआ है। उधम सिंह नगर जनपद में सीमांत खटीमा के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 10 नवंबर को होने वाले छठ महापर्व को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। वहीं मेला घाट, 22 पुल और बगुलिया आदि क्षेत्रों में भी श्रद्धालु महिलाएं और सामाजिक संगठनों द्वारा नदी, नालों और तालाब के किनारे बने छठ घाट की साफ सफाई का अभियान तेज कर दिया गया है। पुराने बने छठ मैया की प्रतिमा की रंगाई पुताई के साथ ही नई प्रतिमाओं का भी निर्माण कार्य किया जा रहा है। आपको बता दें कि पूर्वांचल के लोगों में लोक आस्था से जुड़ा हुआ ये पर्व संतान के सुख, समृद्धि एवं दीर्घायु की कामना के लिए विधि विधान से किया जाता है। इस दौरान श्रद्धालु 36 घंटे का निर्जला व्रत रखते हैं और अंतिम दिवस के दिन प्रातः उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत का समापन करते हैं। वहीं श्रद्धालु सुनीता देवी ने बताया कि छठ पर्व को लेकर तैयारियां चल रही हैं, साफ सफाई का कार्य हो रहा है। इस पर्व को हम लोग 3 दिन का निर्जला व्रत रखकर धूमधाम से मनाते हैं। बहुत बड़ी तैयारी चल रही है, साफ सफाई का तैयारी चल रही है। महिलाएं हमारी ग्राम की 3 दिन का व्रत करती है। इसमें हम लोग इधर हर साल के जैसे इस साल भी हम लोग छठ का उसका जागरण का व्यवस्था कर रखा है, कार्यक्रम कर रखा है। यहाँ से बाहर से सिंगर आ रहे हैं, बिहार से, मुंबई से, हमारे ग्राम के भी हैं, हमारे नागेंद्र भाई जी और मास्टर विकास, लेडीज सिंगर हो गई प्रतिभा सिंह और झांकी का प्रोग्राम किया जा रहा है। ये छठ त्यौहार पूर्वांचल के बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। ये हम लोग 3 दिन निर्जल व्रत रखते हैं। ये अपने बच्चों के लिए करा जाता है, पूरा अपने देश के लिए करा जाता है और इसमें जागरण वगैरह भी होता है
और ये सुबह सूरज निकलते ही उसको अर्घा दिया जाता है, पंडित को दान करा जाता है। मसूरी में उत्तराखंड कांग्रेस महासचिव गोदावरी थापली ने पत्रकार वार्ता करते हुए प्रदेश की बीजेपी सरकार और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को जो कि मसूरी विधायक भी हैं, उन पर पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के द्वारा शिलान्यास किए गए योजनाओं का श्रेय लेने का आरोप लगाया। वहीं योजनाओं में बड़ा भ्रष्टाचार किए जाने की बात कही। मसूरी के एक रेस्टोरेंट में आयोजित पत्रकार वार्ता में गोदावरी थापली ने कहा कि चुनाव को देखते हुए बीजेपी सरकार आनन फानन में आधी अधूरी योजनाओं का लोकार्पण कर रहे हैं। पूर्ववर्ती हरीश रावत की कांग्रेस सरकार द्वारा मसूरी के विकास कार्यों के लिए 200 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास किया गया था, जिसमें मसूरी की पार्किंग, पेयजल योजना, ऑडिटोरियम के साथ अन्य योजनाएं थीं जिनका काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है। ऐसे में चुनावी वर्ष को देखते हुए बीजेपी सरकार और मसूरी विधायक गणेश जोशी पर आधी अधूरी योजनाओं का लोकार्पण कर रहे हैं, जिसकी कांग्रेस पूरी तरीके से विरोध करेगी। उन्होंने कहा कि मसूरी बीजेपी विधायक गणेश जोशी द्वारा अपने कार्यकाल में कोई काम मसूरी के विकास के लिए नहीं हुआ। और इसी के साथ उत्तराखंड विशेष में फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। तमाम महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहें सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।